अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, हम सब पुराने जुमले को जानते हैं। आप जो कुछ देखते हैं इस पर हमेशा यकीन नहीं कर सकते, लेकिन बाज़ औक़ात यहाँ तक कि हमारे ख्याल में हक़ाइक़ भी जांच पड़ताल नहीं कर सकते। और यहाँ तक कि जब किसी तस्वुर को गलत साबित किया जाता है तो इसे कुछ वक्त के लिए भी कबूल भी किया जा सकता है। ऐसी बातें हैं जिनके बारे में हमें यकीन है कि वो खुद भी अयां हैं, यहाँ तक कि साइंसी तौर पर भी साबित है, जो मकबूल सक़ाफ़त के तख़य्युलात के अदाद शुमार के सिवा कुछ नहीं है। बाज़ औक़ात यहाँ तक कि हकाम भी इसको गलत समझते हैं और बाज़ औक़ात वो ये मकसद पूरा करते हैं। ग्लूटीन सेंसिटिविटी एक ऐसी हालत है जो सलीक बीमारी से दुचार होती है, जिससे मैदे की तकलीफ होती है। 2011 में पीटर गिब्सन के मुताले से मालूम हुआ है कि यहाँ तक कि कुछ लोग सलीक बीमारी के बगैर भी ग्लूटीन खाकर इसी तरह की लामत का शिकार हो सकते हैं। इसने ग्लूटीन फ्री जुनून को मुतहरिक किया, जिसने मल्टी बिलियन डॉलर की मंडी तैयार की। मसला यह था कि गिब्सन को यकीन नहीं आ रहा था कि ये इतना ही मुरवजा है जैसे इश्तिहारी हम पर यकीन करेंगे, लिहाजा इसने इसका दोबारा तजर्बा किया। इसने 37 अफराद का तजर्बा किया जिन्होंने खुद को ग्लूटीन एहसास के तौर पर शनाख्त किया। इनमें से किसी को भी सलीक बीमारी नहीं थी। हर सब्जेक्ट आला ग्लूटीन, कम ग्लूटीन और बगैर किसी ग्लूटीन ग़िज़ाओं के दूर से गुजरा था, जिसके बारे में आगाह किए बगैर कि वो किसी भी वक्त चल रहे थे। नताइज ये थे कि हर मरीज ने पूरे आजमाइश में ग्लूटीन हसासियत से वाबस्ता अलामात की इतला दी। गिब्सन ने इस बात को मद्देनजर रखा कि ट्रायल्स के दौरान सब्जेक्ट्स अपनी हालत पर ज़्यादा तवज्जो दे रहे थे। उन्होंने ये भी गौर किया कि खाने में ग्लूटीन की मौजूदगी आमतौर पर दीगर इम्कानी अलामतों के साथ होती है, लेकिन इसके बावजूद ये आजमाइशों की ग्लूटीन फ्री मुद्दत के दौरान पाए जाने वाले अलामात की इतला का मुहासबा नहीं करते हैं। दूसरे लफ्जों में, वो इंसान जिसने नॉन सिलिक ग्लूटीन हसासियत का तस्वुर तख्लीक किया, अब इसका यकीन नहीं है कि वो ये मौजूद है। टेरोडक्टाइल वो नाम है जिसको हम मशहूर तख़य्युल से मरूफ उड़ने वाले डायनासोर का नाम देते हैं। मसला ये है कि एक डायनासोर जिसका नाम टेरोडक्टाइल है वो सिर्फ 30 साल से मौजूद है। जॉर्ज क्यूवियर ने पैलियोंटोलॉजी के वालिद ने इसकी लंबी उंगली के बाद इसके परों वाले पंखों को टेरोडक्टाइल का नाम दिया था। ताहम इसके पाए जाने के बाद माहिरियात ने बहुत सारी टेरोडक्टाइल्स दरियाफ्त करना शुरू की, जिनमें इनकी खसूसियत में ज़्यादा से ज़्यादा वसी पैमाने पर फ़र्क पड़ा। एक ही नौह में इस किस्म के तनाव का मुहासबा करना, दर्जा बंदी डक्टाइल इन डायनासोरों की वजाहत करना था, लेकिन ये नए ढूंढने की कसरत नहीं कर सका। टेरासौर की एक नई ज़्यादा अमूमी दर्जा बंदी तश्कील दी गई थी, जिसने उन्हें बेहतर तौर पर बयान किया। मजीद तहकीक में टेरासोर्स के बारे में और भी दिलचस्प बात मिली कि वो बिल्कुल भी डायनासोर नहीं थे, बल्कि एक तरह की फ्लाइंग रेप्टाइल थी जो इनके साथ ही मौजूद थी। इसकी ज़्यादातर वजह यह थी कि जब माहिरीन अमराजियात ने डायनासोर की इस्तिलाह को करीब से देखा और इसकी वजाहत की, इसका वाकई मतलब क्या था। डायनासोर की खानदानी दरख्त पर टेरासोर्स को एक ग्रुप में दोबारा तकसीम किया गया, लेकिन इतना करीब नहीं था कि खुद डायनासोर समझे जाएं। टेरोडक्टाइल्स नवादरात उड़नटप्श, जिसको इस तरह कलमबंद किया जा सकता है कि टेरोडक्टाइल की इस्तिलाह का मतलब क्या है, हकीकत में अब इसकी नस्ल की वाहद नस्ल है। फोटोग्राफी की मेमोरी रखने वाले कुछ लोगों का ख्याल या इनकी मेमोरी से बसरी मालूमात के टुकड़े को बिल्कुल याद करने की सलाहियत एक तवील अरसे से जारी है। जब भी इसे साइंसी मुआयना किया गया है, ताहम ये या तो बुरी तरह नाकाम हो चुका है या इसकी नकल तैयार करने में नाकाम रहा है। फोटोग्राफी की याददाश्त का एक सबसे मशहूर मुताला जिसने इसका वजूद साइंसदान के जरिए अंजाम दिया था, जिसने जल्द ही इसके बाद इसके सब्जेक्ट से शादी की और कभी भी इस आजमाइश को नकल करने की कोशिश नहीं की। फोटोग्राफी की मेमोरी की दीगर मुतालियात में भी या तो अपने वजूद की तस्दीक करने में नाकाम रहा है या अपने इब्तदाई नताइज की नकल तैयार करने में नाकाम रहा है। फोटोग्राफी की मेमोरी के करीब तरीन चीज़ों को एडिक्टिव मेमोरी कहा जाता है, लेकिन मशहूर सकाफत की अलामतों के बरक्स हमें इस पर यकीन होगा। ये कुछ नहीं है। कामिल बसरी मेमोरी का कम अवतार ईदाती तस्वीर एक तरह की जहनी तस्वीर है जो थोड़ी देर के लिए जहन की आंख में रहती है। कहीं 2 से 15% बच्चे दरअसल इस किस्म की याददाश्त के मालिक हैं, लेकिन उम्र के साथ इसका फैलाव कम होता जाता है। इसके बाद भी अलामत यादों के हामिल अफराद के पास कामिल याद के करीब कोई चीज़ नहीं है। शायद इनका ख्याल है कि वो करते हैं, लेकिन ये सिर्फ इनका जहन है जिसने खुला को पुर किया। फोटोग्राफी जैसी यादों की सिर्फ मिसाल आर्टिस्टिक सेवेंट्स थी, लेकिन इनकी यादें ज़्यादातर लोगों से कहीं ज़्यादा दूर थी। फिर भी इनके पास मुतलक कामिल याद नहीं थे।
केमिस्ट्री के हिसाब किताब में अशरों से इस्तेमाल होने वाले मादे के वजूद को अब चैलेंज किया जा रहा है, जो मुमकिन तौर पर सवालात में एक ऐसी बड़ी तहकीक है जिस पर इन्हिसार किया गया है। मगर भी ऑस्ट्रेलिया यूनिवर्सिटी के साइंसदानों का कहना है कि इस बात का कोई सबूत नहीं है कि सल्फाइड आयंस जिसे पानी के हल में तहलील हो जाते हैं दर हकीकत में मौजूद है। जब वो धात के सल्फाइड्स पर तहकीक कर रहे थे तो उन्होंने ये दरियाफ्त किया। सल्फाइड आयंस ने इनकी तवज्जो मबजूल करवाई क्योंकि वह तवक्का के मुताबिक इनका पता लगाने में भी नाकाम रहे। जब मुहक्किकीन ने कभी इसका पता नहीं लगाया तो फिर भी उन्होंने फर्ज किया कि क्या ये मौजूद है, लेकिन सिर्फ इन मकदारों में जो इंकशाफ करने के लिए बहुत कम है। मजीद ये कि यह पहला मौका भी नहीं जब इस तरह का तजुर्बा किया गया हो। 1983 में किए गए एक और तजुर्बे में इसी नतीजे पर पहुँचने के लिए एक तरीकाकार इस्तेमाल किया गया, लेकिन गालिबन एक सुस्त साइंसी बरादरी ने इससे बड़ी हद तक नजरअंदाज कर दिया। सन 1983 में साइंसदानों ने तस्मानिया के साहिल से दूर एक जजीरे पर पेंगुइन की नई नस्ल के हड्डियों के टुकड़े पाए। इनका ख्याल था कि हंटर आइलैंड्स पेंगुइन की एक किस्म से है जो तकरीबन 800 साल पहले मदूम हो गई थी। इसके बावजूद पेंगुइन की असल शनाख्त और इसने जेविशम रिकॉर्ड में किसी जगह पर कब्जा किया था। डीएनए टेस्टिंग की आमद तक ये तनाज़ा बना हुआ था। साइंसदानों ने हड्डियों के इन टुकड़ों का तजर्बा किया जिनसे पेंगुइन की माजी की नामालूम किस्में थी। इनकी तहकीकात ने सर्दी के मामले को उल्टा पलट दिया। उन्होंने इन हतात शुदा हड्डियों में से कुछ डीएनए निकाला और फिर इनका मुआवजा मशहूर पेंगुइन डीएनए के कैटलॉग से किया। इनको 3 अलग अलग पेंगुइन प्रजातियों से टकराया था जिनमें से अभी बहुत ज्यादा जिंदा हैं। मॉडर्न डीएनए की जांच पड़ताल की वजह से बहुत सारी दरियाफ्तें और मुख्तलिफ नौइयत की नस्लों का अंदाजा किया गया है। इस मामले में इसका मतलब यह है कि वो पेंगुइन एक अलहदा प्रजाति समझा जाता था, दर हकीकत मौजूद नहीं था। ये इतनी दिलचस्प बात नहीं है जितनी असली जात को तलाश करना है, लेकिन ये अब भी माजी पर रोशनी डाल रही है। इससे यह साबित हुआ कि 3 तरह के पेंगुइन्स किसी न किसी जगह एक ही जजीरे पर रहते थे और ये कि इनकी बाकियात सालों में मिल जाती हैं। शायद वो एक दूसरे के साथ ही रहते थे।